मोबाइल मोबाइल आज के वक्त में ज़रूरत का सबसे बड़ा साधन बन गया है। जहां मोबाइल के बिना बड़े लोग नहीं रह सकते, वहीं जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक ज़रूरत का सामान बन गया है। गेम का प्लेटफॉर्म तो अलग ही है, रील्स देखना अलग ही है, यहाँ तक कि जो शिक्षाएं हैं वो भी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। मोबाइल बच्चों के पास होना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन यही मोबाइल आपको किसी गलत दिशा में ले जाए, ऐसी दिशा में जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, और ज़िंदगी भी इतने घातक तरीके से बदल दे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो ये मोबाइल सिर्फ घातक ही सिद्ध होगा। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। दो बच्चे जो मोबाइल से कुछ उल्टी सीधी वीडियो देखकर ऐसा कांड कर डालते हैं कि उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और जो वो करते हैं कारनामा, उसकी सज़ा उन बच्चों को नहीं मिलती बल्कि उनके घर में रहने वाली एक मासूम बहन को दी जाती है, और उसे कहा जाता है जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ उस पर चुप्पी साध जाओ, मुंह बंद रखना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है वरना अच्छा नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, और कानपुर में ही एक अनाथालय है। अनाथालय में जो अनाथ बच्चे होते हैं वो रहा करते थे। अनाथालय में 14 अगस्त 2022 को लगभग रात का समय होगा, 16 से 16.5 साल की एक लड़की होती है, वो अपने हाथ की नस काट लेती है और वहीं कमरे में गिर जाती है। एक और लड़की होती है, वो वहाँ से जा रही होती है, वो उससे टकराती है और गिर जाती है, और देखती है कि कोई तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लाइट जलाती है तो देखती है एक साथ की लड़की खून से लथपथ, उसका खून बह रहा है और वो वहाँ पर गिरी हुई पड़ी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और वहाँ के स्टाफ को बुलाती है। स्टाफ आता है, लड़की को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया जाता है, लड़की को इलाज दिया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद लड़की होश में आ जाती है, ठीक हो जाती है। इसके बाद जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो वहीं के थाना प्रभारी को कॉल लगाते हैं, और जब थाना प्रभारी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उससे जब पूछताछ करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन यहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं वो भी उस बच्ची का साथ नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि बेटा इस चीज़ को यहीं भूल जाओ, अपना इलाज कराओ और इलाज कराकर वापस अपने अनाथालय चली जाओ। अब जो बच्ची होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर जो मेरे साथ हुआ उसका न्याय मुझे कैसे मिलेगा। वो बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन जा कर के एक वीडियो बनाती है। वीडियो बनाकर अपनी सारी आप बीती सुना देती है, और आप बीती सुनाने के बाद उस वीडियो को वायरल कर देती है। अब वो जो वीडियो होता है वो वायरल होने लगता है। वीडियो जैसे जैसे लोगों तक पहुंचता है, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, आक्रोश बढ़ जाता है। जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वो भी मामले की जांच के लिए तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, और जा करके जांच शुरू होती है और लड़की से पूछताछ की जाती है। अब जो लड़की बताती है और जो सुनकर कहानी सामने आती है, सुनकर लोगों के होश दंग रह जाते हैं। दरअसल एक ये बात रही होगी सन 2013 की। एक पिता होते हैं, उनके बीवी नहीं होती हैं, मतलब उनके 3 बच्चे होते हैं जिनमें 3 बेटियां ही थी। एक लगभग 4 साल की, एक 5.5 साल की, और एक तकरीबन उसकी उम्र रही होगी 6 से 6.5 साल। तीनों बच्चियों के जो पिता होते हैं उनकी माँ ना होने के कारण वो कहीं पर कमाने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो वो बाहर कमाने जाते थे, तो इसलिए वो एक दिन सोचते हैं कि इन बच्चियों को इनकी नानी के यहाँ छोड़ दिया जाए ताकि मैं अपनी कमाई पर ध्यान दे सकूं, और कमा कर जो भी आएगा मैं इनके पास पहुंचा दिया करूंगा। अब वो उसे नानी के यहाँ छोड़ आते हैं। बांदा ज़िले के उत्तर प्रदेश में उनकी नानी रहा करती थी, वहाँ पर उन तीनों बच्चियों को छोड़ देते हैं।
अब जो नानी होती है उनकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो उनकी परवरिश ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हैं। उन वो इस लायक नहीं होती हैं कि उनको अच्छे तरीके से परवरिश कर सके या उन्हें संभाल सके। घर वाले और परिवार वालों की रज़ामंदी से उन्हें कानपुर के एक अनाथालय में डाल दिया जाता है। तीनों बच्चियां अब अनाथालय में रहने लगती हैं। वहाँ पर तीनों रह रही थी। वहीं एक कानपुर का एक नाला रोड है, नाला रोड पे एक कारोबारी रहा करते थे, नाम था महबूब और उनकी बेगम थी शाहजहाँ बेगम। जो शाहजहाँ बेगम थी उनके 2 बेटे थे और वो चाहते थे कि शाहजहाँ बेगम एक दिन बोलती हैं कि हमारे 2 बेटे तो हैं, लेकिन एक माँ प्यारी सी बच्ची और हमारे घर में होती तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता। दरअसल इन दोनों की नीयत बहुत साफ़ होती है, बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं क्यों ना हम एक बच्ची को गोद ले लें, ताकि हमारे घर में बेटी की कमी पूरी हो जाएगी और अनाथालय से आने वाली बच्ची का भविष्य भी सुधर जाएगा। वाक़ई में उन दोनों की नीयत बहुत साफ़ और अच्छी होती है। वो एक बेटी का जीवन सुधारने जा रहे थे। वो पास के कानपुर के अनाथालय में जाते हैं और वहाँ से एक बच्ची को गोद ले लेते हैं। वो इन्हीं तीनों में से जो सबसे बड़ी बच्ची थी, जिसकी उम्र तकरीबन उस वक़्त 6 से साढ़े 6 वर्ष रही होगी, उसको गोद ले लेते हैं। अब उसे अपने घर ले आते हैं। कमी किसी चीज़ की नहीं होती, बहुत बड़े कारोबारी होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती। बड़े लाड़ प्यार से लड़की की परवरिश शुरू होती है। लड़की को बहुत अच्छे से रखा जाता है, पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। अब वो स्कूल जाती है, घर में रहती है, बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है और लड़की बहुत खुश होती है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला। घर में 2 भाई होते हैं, उन्हें भी डेली समझाया जाता है कि तुम्हारी छोटी बहन है, इसके साथ अच्छे से पेश आया करो, प्यार से रहा करो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मोबाइल की लत, बच्चों में आजकल मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, रील को स्क्रॉल करते रहते हैं और आजकल कब कौन-सी गलत चीज़ें उनकी स्क्रीन पर आने लगे, ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जो देख कर के कहते हैं गंदी फ़िल्में, अश्लील फ़िल्में जो पाश्चात्य संस्कृति से बिलॉन्ग करती हैं, ऐसी फ़िल्में जब उनकी उस स्क्रीन पर आने लगती हैं तो दोनों देखते हैं, दोनों भाई देखते हैं और देख कर के सोचते हैं क्यों ना ऐसा ही हम भी कुछ करें। ऐसी गंदी साइट्स उनके मोबाइल में ओपन होने लग जाती हैं। अब वो दोनों सोचते हैं कि अब ये हम कैसे करें। अब उनकी नज़र पहुँचती है घर में पल रही एक मासूम बहन पर। वो सोचते हैं कि ये घटना जो मोबाइल में दिखाई जा रही है, बिल्कुल उसे हम भी दोहराएं और इसके साथ दोहराएं। अब बात रही होगी 2013 की लगभग। अब तक उस बच्ची की उम्र लगभग 11 से साढ़े 11 वर्ष हो गई होगी। अब वो उसके साथ गलत हरकतें करते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देख कर के उससे सीखते हैं और उस बच्ची का दुष्कर्म करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसकी फ़ोटो और वीडियो बना कर के अपने मोबाइल में कहीं ऐसी जगह सेव कर देते हैं और उसे कहते हैं तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और अगर हमने मम्मी पापा को बताया तो तुम्हें वापस अनाथालय छोड़ आएंगे। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। अब ऐसे ही चलता रहता है और वो उसके साथ ऐसे ही मूवी देखा करते थे और दरिंदगी किया करते थे। घर वाले ध्यान नहीं देते कि आम चीज़ है, मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है। ऐसे ही 2013 से लेकर के 2017 ये बात थी 2013 की और जब ये घटना घटित होती है वो 2017 में घटित होती है, जब लड़की लगभग 11 वर्ष की रही होगी। अब 2017 से ये घटना लगातार 2 सालों तक चलती है और 2019 आ जाता है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होकर के एक दिन वो सोचती है कि मैं अपने अध्यापक को ये चीज़ बता दूँ। वो अपनी स्कूल की एक मैम होती हैं, वो उन्हें सारा वाक़या सुना देती हैं। वो बताती हैं कि मैम ऐसे-ऐसे मेरे भाई मेरे साथ ऐसी-ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, मेरा यौन शोषण हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? जो अध्यापक होती हैं, वो बहुत गुस्से में उसके माता-पिता को बुलाती हैं और डाँट फटकार लगाती हैं और
कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी घिनौनी हरकतें तुम्हारे घर में एक मासूम बच्ची के साथ हो रही है। लेकिन जो महबूब और शाहजा बेगम होती हैं उसके हाथ पैर जोड़ती हैं, कहती हैं ये बात आप किसी से नहीं कहना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अगर आपने किसी से कहा तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। जो अध्यापिका होती हैं वो उनके माता पिता से तो कहती हैं लेकिन किसी और से इस बात का जिक्र नहीं करती। अब वो घर आते हैं और घर आकर के सोचते हैं कि अगर हमने इस मामले में कार्रवाई की तो कल को हमारे बेटे ही फंस जाएंगे, बेटों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आखिर अब क्या किया जाए। तो वो वापस से उस बच्ची को अनाथालय छोड़ने का प्लान बनाते हैं और कानपुर के ही एक अनाथालय में उसे ये कह कर के छोड़ दिया जाता है कि इसके पिता की मौत हो चुकी है, जबकि उसके पिता जिंदा थे। लेकिन ऐसी कहानी रची जाती है, ऐसी कहानी घड़ करके उनको सुनाई जाती है, रोकर पीट कर, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मासूम हूँ, मैं कैसे संभालूंगी, ऐसे करके कुछ भी करके उन्हें मना लिया जाता है और बच्ची को अनाथालय छोड़ दिया जाता है। अब बच्ची को जो डर था कि वो इतने समय से 2 साल से जब चुप थी तो वो इसी वजह से थी कि कहीं वापस उसे अनाथालय ना छोड़ दिया जाए, इसलिए वो आखिर में सिर्फ अपनी अध्यापिका से कहती है और वापस जो उसका डर था वो सही साबित हो जाता है और वापस उसे अनाथालय छोड़ दिया जाता है। अब जो उस लड़की के असली पिता होते हैं उन्हें भी एक दिन पता चल जाता है कि मेरी बच्ची यहाँ पर है। वो उससे मिलने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कथित तौर पर बताया ये गया था कि बच्ची का जो पिता है उसकी मौत हो चुकी है, जबकि जिसने गोद लिया था वो पिता भी जीवित था और जिसने जन्म दिया था वो पिता भी जीवित था। अब बच्ची बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वो पिता ज़बरदस्ती जिद बहस करता है कि मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो, और दरवाजे पर उसे रोक लिया जाता है और बच्ची उसे जाते हुए देख लेती है। बच्ची इतना दुखी हो जाती है, इतनी आहत होती है कि इतने टाइम से 2 सालों से तो उसके साथ ये सब हो रहा था, फिर वो इतने दर्द से गुजरी, उसके बाद उसे वापस अनाथालय में पटक दिया गया और उसके बाद उसके ही पिता से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इन सब की वजह से वो लड़की अपना हाथ काट लेती है और मरने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि उसकी जान चली जाए, लेकिन उसे बचा लिया जाता है और वो बच जाती है। लेकिन इसमें जो पुलिस प्रभारी होते हैं वो उसकी मदद नहीं करते। बताया जा रहा था कि उन्होंने कुछ पैसे लेकर के इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये विषय सुर्खियों में आता है, अखबारों में छपता है, तो सारी जो टीम होती है वो जांच में लग जाती है। उसी पर एसीपी निशंक शर्मा कहते हैं कि जो गोद लेने की प्रक्रिया होती है, अनाथालय से जो बच्चा अडॉप्ट करने की प्रक्रिया होती है, वो सारा और कारा संस्था से होती है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था जिससे ये पता लग सके, पक्का हो सके कि आखिर उन्होंने गोद ली थी, बच्ची को गोद लिया था। क्योंकि कानून में जिस घर में 2 लड़के पहले से ही मौजूद हों, ऐसे घर में लड़की को गोद नहीं दिया जाता। लेकिन बिना एविडेंस के, बिना किसी कागज़ों की पूर्ति के उन्हें गोद दिया गया था, तो इस पर भी कार्रवाई होती है। साथ ही साथ थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और वहीं पर जो लड़के होते हैं वो घर से फरार हो जाते हैं, उन्हें बांदा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 16 अगस्त 2022 को उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है। साथ ही साथ उनके ऊपर कई ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 376 2N, जिसमें बलात्कार लगातार होता रहता है, क्योंकि उस बच्ची के साथ लगातार 2 सालों से दुष्कर्म हो रहा था। इसके साथ ही 354 506 की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई जाती है, और तो और आईटी एक्ट की धारा 67A, जिसमें बच्ची की न्यूड फोटोज़ खींची जाती हैं, साथ ही साथ उसके वीडियोस बनाए जाते हैं और उसको डराया धमकाया जाता है। ये सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक मासूम ने जो गलती की ही नहीं थी उसे उसकी सज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान तक लेने पर उतारू हो जाती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि
हम हमारे ही घर में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कम से कम उस पर बहुत ध्यान दें। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आज का युग है, आज का जो समय है उसमें हमें ध्यान देना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं लड़कियों पर ही ध्यान दिया जाए, लड़कों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे बच्चे हमारी आँखों के सामने ऐसे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं जिसकी जो सज़ा है वो उन्हें भी भुगतनी पड़ती है, साथ ही साथ माता-पिता को भी भुगतनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल से हम अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन पर ध्यान ज़रूर दिया जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।